20-20 मिनट समय व्यतीत हो जाता है। बात समझे? अब यहाँ एक पंखा लगवाइए या उधर से लगवाइएगा तो इधर लगेगा, वैसे नहीं, इसमें बहुत हीट होता है। ब्लैक चलेगा वो। तो जैसे देखिए आप लिखा गया सेनापति, क्या लिखा गया? सेनापति। अब इसमें सेना क्या हो गया? पूर्व पद। क्या हुआ? सेना क्या हुआ? पूर्व पद। सेना क्या हुआ? पूर्व पद। और पति क्या हुआ? उत्तर पद। पति क्या है? उत्तर पद। अच्छा, और सेनापति क्या है? समस्त पद। सेनापति क्या है? समस्त पद। क्या है? समस्त पद। ये समास की परिभाषाएं हैं। सेनापति क्या है? समस्त पद। बात समझ में बात आ रही है? अब आपको ये समास की परिभाषा हुई। अगर पूछता है कि समास में किसका लोप होता है, किसका मेल होता है, तो पदों का मेल होता है या शब्दों का मेल। मेन बातें क्या निकल करके आई कि समास में शब्दों का मेल होता है। क्या होता है? शब्दों का मेल होता, शब्दों का मेल होता। ये चीजें आपने जान लिया। जैसे आपको और उदाहरण लेते हैं, देवाल है। अब आप देखिए, देव पूर्व पद है और आलय क्या है? उत्तर पद है कि नहीं? तो जब भी समास होंगे उसमें दो पद होंगे, एक पूर्व पद होगा और एक उत्तर पद होगा, और पूरे पद को हम क्या कहेंगे? समस्त पद। दोनों पद का अपना अपना मीनिंग अर्थ होगा। हाँ बिल्कुल निश्चित है। अगर दोनों होगा या फिर जरूरी नहीं है कि दोनों का स्वतंत्र अर्थ होगा? नहीं, दोनों के अलग अलग अर्थ होंगे। हाँ, अर्थ होगा। बिना अर्थ के कैसे मेल होगा? हाँ, तो देव माने देवता, आलय माने घर। किसी भी पद को जब शब्द होगा, अगर वह शब्द है तो उसका अर्थ है। जो सुन पड़े वह शब्द है, जो समझ पड़े वह अर्थ है। अर्थ है। आप बताइए, हमने कहा पेन, कान में आवाज गई। बड़ी में ऊंची बात आपको कहा, सुनिए जरा, इतना आसान नहीं होगा कि हमने कहा पेन, तो पेन आपके कानों में गई कि नहीं गई? माने ये शब्द का जो ध्वनि थी वह आपके कानों में गई कि नहीं गई? अब पेन का मतलब आप जब समझ पाएंगे कि पेन क्या है, पेन लिखने के लिए काम आती है, समझे कि नहीं समझे? तभी जानेंगे कि ये इसका अर्थ है। अब समझ गए? अब जान गए? आगे चलें। अब बात आती है कि समास के प्रकार। क्या आती है? समास के प्रकार या भेद। देखिए, संस्कृत में समास, अगर समास मुख्यतः पूछा जाता है, आइए बैठ जाइए, आगे बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि मुख्यतः समास कितने प्रकार के होते हैं या प्रमुखतः समास कितने प्रकार के होते हैं,
या ऐसे कह दिया कि विशेषतः समास कितने प्रकार के होते हैं तो आप 4 लिखेंगे। अगर केवल ये पूछा गया कि समास कितने प्रकार के होते हैं तो 6 प्रकार लिखेंगे। अब बात समझे? तो पहले उसका देखिए, मुख्यतः समास 4। और केवल जब ये पूछा जाएगा श्रीमान जी कि समास के प्रकार, तब क्या लिखेंगे? बात समझे? अब आप जैसे देखिए, ये दिया गया है, क्या है? अव्ययी भाव समास। क्या है? अव्ययी भाव समास। नंबर 2 क्या हुआ? तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास के 2 भेद हो गए, कर्मधारय और दिगु। कर्मधारय और दिगु। तीसरा आपका समास हुआ बहुव्रीहि और चौथा हुआ द्वंद्व। ये आपके समास समझ गए? इसे हम कर्मधारय तत्पुरुष भी कहते हैं और इसे द्विगु तत्पुरुष कहा जाता है। अगर कहीं ऐसा आता है तो इसे कर्मधारय तत्पुरुष और इसे क्या कहा जाता है? द्विगु तत्पुरुष। समझ गए? ये समास का तो अब तो आप जान गए कि समास। अब ये देखिए, 1 2 3 4 मैंने लिखा और 2 तत्पुरुष के भेद हो गए, तो कितने हो गए? 6। तो सामान्यतः जो है जब पूछा जाता है तो समास 6 प्रकार के होते हैं और मुख्यतः समास क्या होते हैं? 4 ही प्रकार के होते हैं, क्योंकि तत्पुरुष के भेद हो जाते हैं द्विगु समास और कर्मधारय समास। लेकिन हम हिंदी में क्या पढ़ते हैं? कर्मधारय समास, द्विगु समास। बात समझे कि नहीं समझे? लेकिन जो प्रक्रिया है ये कहाँ 5 हुआ? 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, यह 2। तो इससे क्या मतलब है? तभी तो मुख्यतः जब पूछा जाता है तो 4 लिखते हैं, जब सामान्यतः लिखता है तो ये 2 क्रम से लिख देते हैं। तब ये चौथा हो गया, ये 5वां हो गया और ये क्या हो गया? 6वां हो गया। हाँ, जब मुख्यतः विशेषतः पूछेगा तो क्या है? 4 प्रकार। आज जब वैसे पूछेगा तो क्या प्रकार? 6 प्रकार। अब बात समझ गए? क्या नहीं समझे?
हाँ तो ये डिवाइड नहीं किया गया, देखिए सामने लिखा। हाँ किससे? हाँ तो मुख्यतः 4 ही होते हैं, तो इसका 2 डिवीजन बन गया तो क्या हो गया, 6 हो गया। बात समझे? बात समझ गए कि नहीं समझ गए? नहीं, क्यों तत्पुरुष का और दूसरा कोई नाम नहीं है। बात समझे? तत्पुरुष का कोई नाम नहीं है। आगे चलें, नोट कर लीजिए। अब आप देखिए, ये दिक्कत हो रही है तो और एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, देखिए। अब जब आपसे पूछा जाएगा दूसरी बात, अब बात समझ में आई आपको? अब समझे? तब वहां आप जब आएगा तत्पुरुष के जब भेद नहीं करेंगे तो क्या लिखेंगे, कर्मधारय समास, क्या लिखेंगे, द्विगु समास। बात समझ? आज जब 4 लिखना होगा, बारीकी समझिए, अच्छे अच्छे की हालत खराब हो जाएगी। जब ये लिखा गया
भेद किया गया तो क्या लिखेंगे? कर्मधारय तत्पुरुष और दिगु तत्पुरुष। बात समझे कि नहीं समझे? अब दिक्कत यह हो जाएगी कि जब उस तरीके का नहीं पढ़े हैं, सामान्य किताबों में वही दिया गया है, तो जब नई चीज जो रियलिटी है, रियलिटी सभी लोग थोड़ा नहीं जानते हैं किसी भी चीज की, रियलिटी किसी चीज की नहीं जानते हैं, बहुत कम लोग जानते हैं। तो यहाँ जब भी 4 लिखा जाएगा तो कर्मधारय तत्पुरुष और द्विगु तत्पुरुष, उससे स्पष्ट होगा कि ये क्या है? तत्पुरुष का भेद है। बात समझे? आज जब यहाँ केवल लिखा गया अव्ययी भाव तत्पुरुष समास कर्मधारय समास द्विगु समास, तो इसका मतलब उसका भेद नहीं किया गया। अब समझ गए? हाँ, ये चीज है, इसीलिए मैंने यहाँ और स्पष्टीकरण आपको लिख दिया। वैसे तो लोग बस सीधे आकर के पढ़ा देते हैं कि तत्पुरुष समास कर्मधारय समास, ये पढ़ा देते हैं। भाई आपको रियलिटी जब आप जो यहाँ से चलते हैं उसका सोर्सेस क्या है, सही चीज क्या है, उसको पढ़ाना सबसे जरूरी होता है। जब अच्छे, अब लूसेंट किताब थोड़ा नहीं काम करेगी, मतलब यह है कि लूसेंट फूसेंट किताबें किताब नहीं है, वो पब्लिकेशन है। जो आप किताब खरीदते हैं वो सब क्या है? पब्लिकेशन है, उसकी कोई वैल्यूएशन नहीं है, उसकी कोई वैल्यूएशन नहीं होती है, वह केवल आपको पढ़ने के लिए, जानने के लिए है, उसकी दूसरी बात होती है। अब बात समझ में बात आगे हम तो कभी ये पब्लिकेशन पढ़ते ही नहीं, आज तक नहीं पढ़े पब्लिकेशन। वैसे उसका कोई महत्व नहीं है, उसमें आयोग में अभी आपको आपत्ति दर्ज करनी है, क्या सीटेट में ही आपत्ति दर्ज करनी है, तो आप पब्लिकेशन की किताब का आप प्रिंट छाप करके देंगे तो उसका कोई मान्यता है? तब आप जान लीजिए उसका कितना महत्व है, क्या घटना चक्र हो, क्या कोई। अव्ययी भाव समास दिया गया। अब आपको ये दिया गया है अव्ययी लिखा गया है, शब्द के ऊपर जाएगा। अव्ययी, अ उपसर्ग है, अ क्या है? उपसर्ग है, व्यय शब्द है, ई प्रत्यय लगा। अगर अव्ययी शब्द का विश्लेषण करें तो अ क्या है? उपसर्ग है, व्यय क्या है? मूल शब्द है, ठीक। और अव्ययी में क्या लगा है? ई क्या है? प्रत्यय। ई क्या है? प्रत्यय। अगर इसमें भी आप लिखेंगे अधन वी धन अय धन ई से मिलकर क्या बना है? अव्ययी। पूरा शब्द का विश्लेषण देखें, समझे? अ उपसर्ग है, बी उपसर्ग है, अय मूल शब्द है, ई क्या है? प्रत्यय है, तब बना है अव्ययी। जान गए? अब अव्यय का मतलब क्या होता? अव्यय, जिसका कुछ भी व्यय न होता हो। शाब्दिक अर्थ क्या होता है अव्यय का? अर्थ शाब्दिक अर्थ होता है, सुनो, शब्द के 2 अर्थ होते हैं। शाब्दिक अर्थ का मतलब हुआ जिसका कुछ भी व्यय न होता हो। उसे हम क्या कहेंगे? अव्यय। उसे हम क्या कहेंगे?
अब अब सुनिए, समास के संदर्भ में उसका अर्थ क्या होगा। जो आप टॉपिक पढ़ रहे हैं दोनों में अलग अलग अर्थ है। बात समझे कि नहीं समझे। प्रसंगानुसार अब क्या करेंगे, अब प्रसंगानुसार अर्थ होगा। ये शाब्दिक अर्थ है, यह कोश का अर्थ है, साहित्य कोश का अर्थ है। जैसे आप डिक्शनरी उठाते हैं, देखते हैं कि इस शब्द का क्या अर्थ है, तो मूल अर्थ लिखा होता है, जिसे हम शाब्दिक अर्थ कहते हैं। अब प्रसंग के अनुसार अर्थ, किस प्रसंग में, समास के प्रसंग में, अब इसका परिभाषा, इसका अर्थ क्या होगा। समझ रहे हैं। जो आप टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसके समास के अर्थ में इसका अर्थ क्या होगा। अब देखिए, अव्यय का अर्थ, अव्यय का समास के संदर्भ में अर्थ। अव्यय का समास के संदर्भ में क्या अर्थ लिया गया है। बात समझे। वास्तविक अर्थ तो इसका यही है, जो कुछ भी व्यय न होता हो। लेकिन अब जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक में, जो आप टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक में समास का क्या अर्थ है। समझ गए। लिखिए, जिस समस्त पद में पूर्व पद अव्यय हो या पूर्व पद उत्सर्ग हो, उस समस्त पद में दिया गया। हम जान लीजिए कि हम पीडीएफ नहीं देते हैं किसी को। ठीक, हमारा कोई भी चैप्टर होगा इस बोर्ड पर हम लिख देते हैं। ये पीडीएफ वाला हम काम नहीं करते हैं। ठीक है, कि किसी किताब का पन्ना हम भेज दें, समझ गए। ये सब काम जो है मैं नहीं करता हूँ, तो मुझसे आशा भी न करिएगा। बहुत ये जितना मैं लिखूँगा उतना ही पर्याप्त होगा। ठीक है। अब आप जब स्वयं समझते हुए लिखते जाएंगे, समझते हुए पढ़ेंगे, तो वह चीज़ें समझ में आएंगी। अब इसके बाद जो ऑनलाइन के बच्चे पढ़ते हैं, तो मान लीजिए कि हम पढ़ा रहे थे, आप देख भी नहीं रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, बाद में आप सोचेंगे हम देखेंगे, तो उतनी समय अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो गई तो आप किससे पूछेंगे। कोई है उसके पास जवाब। तो
जो हमने कहा वही आप मान लिए। अब जैसे आपने कहा तो हमने उसका स्पष्टीकरण कर दिए। भाई आप मान लीजिए हिंदी के अध्यापक तो हैं नहीं, पढ़ने आए हैं, तो कहने का मतलब यह है कि अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई तो आपने पूछा कि सर ये कैसे, तो हमने उसके विकल्प को और विस्तार कर दिया नहीं कर दिया। तो ऑनलाइन ऑफलाइन में जमीन और आसमान का अंतर होता है। अब यह है वह उसके लिए है कि जिसकी मजबूरी है, जैसे लेडीजें हैं, बच्चे हैं, परिवार है, नहीं आ सकती हैं, बात समझो, जिम्मेदारियां होती हैं ना, तो उसके लिए एक विकल्प बनाया गया है कि मतलब अगर आप इससे आप काम चला सकती हैं तो भाई चला लीजिए, तो सबकी व्यवस्था होनी चाहिए। अब यहाँ बात ये आती है कि अव्यय 4 प्रकार के होते हैं। अब अव्यय शब्द का अर्थ जाने कि माने पूर्व पद उपसर्ग हो या अव्यय हो, दूसरा पद क्या हो, संज्ञा। आप एक छोटा सा उदाहरण देखिए। प्रतिदिन में उपसर्ग क्या है, प्रति है, और दिन क्या है, संज्ञा है। दिन क्या है, संज्ञा। तो अगर कोई भी शब्द लगा हो उसमें उपसर्ग हो और दूसरा पद क्या हो, संज्ञा हो, तो हम जान लेंगे यह कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास। दूसरी बात, अगर किसी शब्द की, और नोट करिए, यथा शब्द हो, यथा शब्द हो, अगर किसी शब्द के पहले क्या लिखा हो, यथा शब्द हो, तो तब भी उसमें कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव समास होगा। जैसे यथाक्रम लिखा गया, क्या लिखा गया, यथाक्रम। पूछा गया कि यथाक्रम में कौन समास, तो आपको आंख मूंद करके लिख देना है कि अव्ययी भाव समास। बात समझे कि नहीं समझे? आपको कुछ नहीं करना है, उपसर्ग लगा हो, यथा शब्द लगा हो, तो आप जान जाइए कौन समास है, अव्ययी भाव समास। बात समझे कि नहीं समझे? अब दिक्कतें यह हो जाती हैं, आ रहा ना समझ में है? कोई जल्दीबाजी नहीं है, ठीक है। व्याकरण में कितने चैप्टर ही है, वो तो खत्म हो जाएंगे। मतलब आपको ये रहे कि समास एक निश्चित आएगा, तो समास से हमारी कोई एक एक नंबर को जब कलेक्ट करेंगे तभी ना हो पाएगा। आगे चलें, नोट कर लीजिए, नोट करिए। लिखने में, लिखना तो आप लोग छोड़ दिए, लिखना एक क्या है, शारीरिक क्रिया है। आप देखिए हम कैसे लिख रहे हैं, हमको 4 घंटा लिखना रहता तभी हम लिखते चले जाते हैं। लिखने से अशुद्धियाँ दूर होती हैं, लिखने से हाथ, अभी मान लीजिए किसी परीक्षा में बैठा दिया या 3 घंटा लिखित कोई परीक्षा होगी, तो अंगूठी में जो अंगुली चल नहीं पाएगी, बैठ जाएगी, आप लोग नहीं लिख पाएंगे। जो बीपीएससी के बच्चे तैयारी करते हैं मेंस की, तो वो क्या करते हैं, रोज़ रूटीन बनाते हैं। कोई भी चीज़ है, इस हाथ में ताकत बहुत है, लेकिन दिक्कत यह है कि जब यह कंटिन्यूटी में रहेगा तभी ताकत आएगी, नहीं तो ऐसे नहीं आएगी। अब यह समझ गए। अब इसमें दिया गया अव्यय की हमें ज़रूरत पड़ेगी, क्या पड़ेगी, अव्यय की ज़रूरत पड़ेगी। अब ये बात यह है ना कि पहला अट्रैक्शन इज द फर्स्ट अट्रैक्शन इज द लास्ट अट्रैक्शन। माने
अगर पहली बार में आप समझ गए